हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 11th क्लास दैट इज लिविंग वर्ल्ड। सो नाम में ही क्या आ रहा है, द लिविंग वर्ल्ड, यानी द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग्स। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट। सो हमने यहां पर एक क्वेश्चन अराइज किया, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, क्या होता है एक लिविंग, आखिर उसके अंदर ऐसे कौन से फीचर हैं जो उसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं किससे, नॉन लिविंग से। मैं एक लिविंग हूं और ये एक नॉन लिविंग है, आखिर ऐसा कौन सा फीचर है जो मेरे अंदर मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे फीचर्स को एग्जिबिट करते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, क्या फर्स्ट फीचर इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग कि आई एम मेड अप ऑफ सेल बट दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ये सेल से बना हुआ नहीं है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का या सेल्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए नहीं होते, सिंपल सा था। नेक्स्ट, ग्रोथ। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से फीचर को शो करेगा, ग्रोथ को, नॉन लिविंग नहीं कर रहा है। देखिए, हम सिर्फ यहां पर बात कर रहे हैं वो कौन से फीचर है जो लिविंग्स में मिलेंगे, जो लिविंग्स में तो मिलेंगे, नॉन लिविंग से उनको अलग करेंगे। ठीक है, तो सेल्स मिलेंगी, सेल से बना हुआ होगा कौन, लिविंग, लिविंग ग्रोथ शो करेगा, लिविंग के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। क्या होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, अभी देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट शो करेंगे, रिप्रोडक्शन शो करेंगे, कॉन्शियसनेस शो करेंगे, डेथ शो करेंगे, और भी कई फीचर हैं जैसे लाइफ स्पेन शो करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, लोकोमोशन शो करेंगे, सिस्टम्स, मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, ऑर्गन्स होंगे। तो ये सारे के सारे फीचर जिस ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे दैट इज कॉल्ड लिविंग। ठीक है, अब बात आ रही है, क्या ये सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्या ये सभी फीचर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे क्या, नहीं, नहीं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी ने नाम सुना है म्यूल, खच्चर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्या म्यूल फर्टाइल होता है या स्टेराइल होता है, याद रखिएगा, म्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डंकी एंड हॉर्स। ठीक है, याद रखना, डंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, म्यूल, एंड दैट म्यूल इज स्टेराइल। कैसा होता है, स्टेराइल। अब इमेजिन करें, म्यूल अगर स्टेराइल है, स्टेराइल का मीनिंग वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। अब सोचिए, अगर गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है म्यूल, इट मींस म्यूल से नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी, यानी म्यूल क्या नहीं कर पाएगा, रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं। क्या ये जरूरी है कि रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, नहीं, लेकिन ये जरूरी है क्या कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है। तो हमने यहां पर बात करी थी क्या कि वो कौन से फीचर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। अब बात आ रही है, इनमें से कौन से फीचर है जो हमेशा 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 एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेगा। तो बेटा जी यहां पर याद रखना, दो ऐसे फीचर हैं विच आर कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नाम याद रखना, दे आर कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक है कॉन्शियसनेस और एक है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, भूलिएगा मत। अब यहां पर हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक फीचर पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आप जानते हैं, विच इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दैट इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं क्या, सेल बायोलॉजी, जिसमें हमने सेल चैप्टर पढ़ लिया, सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ लिया। अब आपको पता होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से, और वो सेल जो होंगी वो लिविंग होनी चाहिए, डेड नहीं होनी चाहिए। उस सेल के अंदर कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, तभी वो सेल क्या कहलाएगी, लिविंग। तो याद रखना, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। एक लिविंग क्या, बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे इस अर्थ पे, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सेल से। सो सेल इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, भूलिएगा मत, दिस इज द फर्स्ट फीचर। अब इसके बाद एक एक करके हम सारे सारे फीचर्स देख रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहे हैं।
ठीक है। सो द नेक्स्ट फीचर दैट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इज ग्रोथ। सो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ग्रोथ? सिंपल वर्ड में याद रखिए ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो याद रखना, ग्रोथ दो फीचर्स से बना हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक है। कौन से दो फीचर्स से? क्या? अगर इंक्रीज होएगा किसमें? मास में, या मैं बोलूंगा इंक्रीज होएगा किसमें? सेल में। क्या? मास में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस सेल्स की नंबर बढ़ रही है, अगर ये ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर शो कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, इट मींस उसके अंदर क्या हो रही है? ग्रोथ। ठीक है। तो दो फीचर्स से मिलकर बना हुआ है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? ग्रोथ। ठीक है। अब देखिएगा, मैं छोटा था, छोटे से बड़ा हो गया, क्या ये ग्रोथ है या नहीं है? क्या बड़े से मैं छोटा हो जाऊंगा? नहीं। यानी ग्रोथ कैसी है? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? आपको आंसर मिल जाएगा। कैसी ग्रोथ कैसी होती है बेटा जी? इरिवर्सिबल। तो दो चीजें हमने देखी। क्या ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कि जब इंक्रीज हो रहा है क्या? मास एंड प्लस नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है? बढ़ रही हैं। अगर ये दोनों फीचर कोई ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है, इट मींस उसके अंदर क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। सिंपल सा था। और ग्रोथ हमेशा कैसी होती है? इरिवर्सिबल। ठीक है। अब ग्रोथ होती कितनी तरह की है? तीन। ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या जीरो हो सकती है। क्या क्या है देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक फीचर हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक लिविंग जो किससे बना हुआ है? सेल से। एक लिविंग के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, या तो ऐसे बोल दीजिए, या एक लिविंग की जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस मिलकर क्या कहलाती हैं? आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है। अब जरा इमेजिन करें, इन रिएक्शंस में या तो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? सब्सट्रेट, या सिंपली मैं बोलूं कुछ चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही है, या वो प्रोडक्ट टूट रहा है। यानी दो तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं। या तो कौन सी? एक होती है आपकी बिल्डअप रिएक्शंस, जहां पर हम किसी चीज का, कॉम्प्लेक्स चीज का फॉर्मेशन करते हैं, पहला। और दूसरी ब्रेकडाउन, जहां पर हम एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ते हैं सिंपल मटेरियल में। तो जब हम बिल्डिंग अप रिएक्शंस करते हैं, यानी किसी चीज को बनाते हैं, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। यानी बिल्डअप रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म, जबकि ब्रेकडाउन जब हम करते हैं, दैट दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। फोटोसिंथेसिस में, नाम में ही सिंथेसिस आ रहा है, लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाना। सोच के मुझे बताएं क्या होएगा? एनाबॉलिज्म के कैटाबॉलिज्म, नाम से पता लग जाए क्या बना रहे हैं, क्या? फूड, दैट इज एनाबॉलिज्म। जबकि हमारी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, क्या? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, किस लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो नाम से पता लग रहा है क्या? रेस्पिरेशन में हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो इमेजिन करें, अगर बिल्डअप रिएक्शन ब्रेकडाउन रिएक्शन से ज्यादा होती जा रही है, यानी चीजों का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, किससे? ब्रेकडाउन से, तो उस टाइम पर ग्रोथ कैसी होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव होएगी। ठीक है। अब इसका उल्टा, अगर टूटने वाली प्रोसेस क्या हो गई है? ज्यादा, और बनने वाली प्रोसेस क्या हो गई है? कम, तो कहीं ना कहीं बॉडी का मास क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। इस कंडीशन में ग्रोथ कैसी होती जाएगी? नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं एजिंग जब होती है तो ग्रोथ कैसी हो जाती है? नेगेटिव। ठीक है। लास्ट, ग्रोथ जीरो कब है? अब जरा सोचिए, मेरी हाइट रुक गई है, हाइट मेरी रुक गई, इट मींस मेरे अंदर जो एनाबॉलिक रिएक्शंस थी वो किसके बराबर हो गई है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस के बराबर हो गई हैं। तो इस कंडीशन में ग्रोथ कैसी हो जाती है? याद रखिएगा बेटा जी, जीरो। तो आपकी तीन तरह की ग्रोथ थी। ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या ग्रोथ कैसी हो सकती है? जीरो हो सकती है। क्लियर है ये वाली चीज? नेक्स्ट फीचर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन एक अलग फिनोमेना और ग्रोथ एक अलग फिनोमेना है। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कौन बेटा जी? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम एक अमीबा की बात करते हैं। कौन? एक अमीबा, एक सेल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब जरा सोचिए, इस अमीबा को अगर ग्रोथ करनी है या इस अमीबा को रिप्रोडक्शन करना है, तो वो अमीबा क्या करेगा? ये एक अमीबा है, इसने अपने आप को डिवाइड किया, दो अमीबा बन गए। अब आप मुझे बताएं, ये क्या था यहां पर? सोच के मुझे बताएं, क्या यहां पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है?
क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसका, नंबर ऑफ सेल्स का, यानी वो कौन सा फीचर हो गया, ग्रोथ। यानी अमीबा ने यहां पर क्या शो करी, ग्रोथ। प्लस अमीबा से दो अमीबा बन गए हैं, ये कौन सा फीचर था, ये क्या था, ये एक रिप्रोडक्शन था, ये एक नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी किसकी, अमीबा की। तो याद रखना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक यूनानिमस, या मैं बोलूंगा एक सिनोनिमस एक फिनोमिना है, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ हो रहे हैं। दो अलग इवेंट नहीं काउंट होंगे, कौन से केस में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में। यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ कर रहा है, इट मींस वो साथ साथ क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। लेकिन एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी हमारी बात करें ह्यूमन की, अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, या हम अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, क्या ग्रोथ is the defining property of living organism? क्या ग्रोथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी क्या? आप बोलेंगे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है, मैं बोलूंगा नहीं। देखिएगा, हमने बोला ग्रोथ के दो फीचर थे, एक था नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा इंक्रीज इन मास, वजन बढ़ना, कुल मिला के मैं बोलूंगा वजन का बढ़ जाना। अब आप मुझे बताएं, ये एक कप है, ये एक कप है, ठीक है, इस कप के अंदर मैंने मिट्टी भर दी है, सॉइल डाल दी है। अब आप मुझे बताएं, सॉइल डालता जा रहा हूं, डालता जा रहा हूं, डालता जा रहा हूं, डालता जा रहा हूं, ठीक है। अब इमेजिन करें, सॉइल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी सॉइल अगर बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होएगा या नहीं होएगा, वजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो क्या मैं इसे ग्रोथ बोल दूंगा क्या? हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ ही तो बोलेंगे। तो याद रखना, क्या ग्रोथ नॉन लिविंग में मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। लेकिन अगर हम ग्रोथ के कौन से फीचर को बेसिस मानकर देखेंगे, फर्स्ट फीचर को, क्या इंक्रीज इन मास की अगर फीचर को हम देखेंगे तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फीचर ग्रोथ किस में हो रही है, नॉन लिविंग्स में भी हो रही है। इसीलिए हम बोलेंगे क्या, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होकर ही रहेगी। ग्रोथ किस में हो सकती है, नॉन लिविंग में भी हो सकती है, क्योंकि नॉन लिविंग में बॉडी मास क्या हो रहा है, बढ़ सकता है। क्लियर है ये वाली चीज? तो ये हमने दूसरा फीचर देखा है, कौन सा, ग्रोथ। नेक्स्ट अब थर्ड फीचर देखेंगे, याद रखिएगा क्या, मेटाबॉलिज्म। ओके, सो द थर्ड फीचर which exhibited by a living organism is metabolism। ठीक है, अब देखिए मेटाबॉलिज्म समझने से पहले एक चीज समझने की कोशिश करिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, टिपिकल है, समझिएगा। लाइफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें एनर्जी का फ्लो कभी नहीं रुकता। ठीक है, क्या लाइफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें एनर्जी का फ्लो कभी नहीं रुकता। मींस इस लाइफ में एनर्जी हमेशा है, मिलेगी मिलेगी। अब चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, लाइट एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल, कैसी भी हो, आइदर वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, एनर्जी हमेशा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल्स। यानी कुछ केमिकल्स हैं जो टूट रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट करके टूट रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी। अब अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो टूटने से हो रही है केमिकल्स के, इट मींस केमिकल्स वो बनाए भी जा रहे होंगे। यानी दो तरह की रिएक्शंस हो रही है। क्या केमिकल्स कुछ बना रहे हैं, ठीक है, वो जो बनने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। अब वो जो कोई चीज बनेगी, दैट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनेगी, उसको फिर तोड़कर क्या प्रोड्यूस की जा रही है, एनर्जी, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अब एनर्जी क्यों प्रोड्यूस की जा रही है? क्योंकि एक लिविंग सिस्टम, याद रखना, एक लिविंग सिस्टम को कोई भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए, क्या वर्ड बोला, कोई भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए, यानी आइदर डाइजेशन करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कैटाबॉलिज्म तोड़ना पड़ेगा। लेकिन कैटाबॉलिज्म करने के लिए जो चीज तोड़ी जा रही है उसको बनाना भी तो पड़ेगा, यानी एनाबॉलिज्म भी करना पड़ेगा। यानी ये दोनों तरह की केमिकल रिएक्शंस होंगी ही होंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये दोनों केमिकल रिएक्शन जिनको हमने क्या बोला, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन। ऑल रिएक्शन मींस एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये किस में मिलेंगी, एक लिविंग में मिलेंगी,
एक लिविंग में मिलेंगी, याद रखना, एक लिविंग में मिलेंगी ये रिएक्शंस, तो भूलिएगा मत क्या, मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन व्हिच अकर इनसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, या तो आपकी ब्रेकडाउन रिएक्शंस हो सकती हैं या बिल्डअप रिएक्शंस हो सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होएगा, क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो देखिएगा, मैंने आपको बोला था दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, क्या, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पहला, एंड दूसरा कॉन्शियसनेस, एक तीसरा भी याद रखना, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब आप कहेंगे कैसे, देखिएगा, आप बोलेंगे सर ये जो केमिकल रिएक्शन है क्या ये बॉडी के बाहर भी हो सकती है। मैं बोलूंगा हाँ हो सकती है। जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं स्टार्च को तोड़ सकता हूं, हाँ जी तोड़ सकता हूं। ग्लूकोज बना सकता हूं, हाँ बिल्कुल बना सकता हूं। ये तोड़ने की प्रोसेस क्या थी, कैटाबॉलिज्म थी। आप बोलेंगे जब कैटाबॉलिज्म बाहर हो रही है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। तो सिर्फ शब्दों का खेल है, ध्यान से सुनना। क्या बोला कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी टर्म थी जो डिनोट की गई है उन रिएक्शंस को जो हमेशा और हमेशा कहां पर होंगी, सेल के अंदर, यानी एक लिविंग के अंदर। ठीक है, जबकि वो रिएक्शन जो बाहर हो रही हैं, आउटसाइड द सेल हो रही हैं, उन्हें मैं मेटाबॉलिज्म वर्ड नहीं बोलूंगा, बस एक अलग वर्ड बोलूंगा, क्या, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड लिविंग रिएक्शंस। यानी ऐसी रिएक्शन जो लिविंग्स के जैसी हैं बट दे आर नॉट डिनोटेड एज मेटाबॉलिज्म। इससे हम क्या समझेंगे, क्या, कि मेटाबॉलिज्म केवल और केवल किस में होएगा, लिविंग में, नॉन लिविंग में नहीं होएगा। अगर नॉन लिविंग में कोई रिएक्शंस हो रही हैं तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपकी लिविंग रिएक्शंस। ठीक है, तो याद रखिएगा दो वर्ड, वन इज कॉल्ड इन विट्रो एंड अदर इज कॉल्ड इन वीवो। इन विट्रो मींस आउटसाइड द बॉडी, इन ए टेस्ट ट्यूब और इन ए लैब। ठीक है, इन विवो मींस इनसाइड द बॉडी, यानी कोई भी रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होएगी, यानी सेल के अंदर होएगी। ठीक है, सॉरी, कोई भी रिएक्शन जो इन विवो है यानी बॉडी के अंदर है, यानी सेल के अंदर है, वो हमेशा क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिज्म। और अगर इन विट्रो है यानी बॉडी के बाहर है, लेबोरेटरी में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड लिविंग रिएक्शन, नॉट मेटाबॉलिज्म। सो द थर्ड यूनिक, और मैं बोलूंगा द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स इज मेटाबॉलिज्म, जो नॉन लिविंग्स में नहीं होता। So the next fourth feature exhibited by a living organism is reproduction. देखिए, नाम में आ रहा है री एंड प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग। यानी मेरे पेरेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी थी क्या, रिप्रोडक्शन की, क्या, कुछ प्रोड्यूस करने की, उन्होंने मुझे प्रोड्यूस किया। अब मेरे अंदर वापस से अगेन, आगे ना, री का मतलब क्या है, अगेन, यानी वापस से ये प्रॉपर्टी मेरे अंदर आई है, क्या करने की, टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू माई सेल्फ, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को सिंपल वे में बोलें क्या, इट इज द एबिलिटी, इट इज द पावर, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इट्स सेल्फ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बेटा जी ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये क्यों होता है, क्यों कर रहे हैं हम रिप्रोडक्शन, रीजन क्या है रिप्रोडक्शन का। इमेजिन करें आज की डेट में जितने भी ह्यूमंस है, सडनली इनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, सोचिए खत्म हो गई, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नहीं। जब नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो जो प्रेजेंट जनरेशन है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि डेथ तो निश्चित है, डेफिनेट है। तो अब जरा सोचिए, जब डेथ होती जाएगी तो वो स्पीशीज के इस अर्थ पर रह पाएगी, नहीं। तो एक स्पीशीज को अपने आप को सरवाइव रखने के लिए इस अर्थ पर क्या करना पड़ रहा है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो याद रखना रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, बहुत बेसिक सा चीज है, क्या, दो तरीके का होता है, वन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज कॉल्ड सेक्सुअल। कौन सा यूनिपेरेंटल है, आप जानते हैं, एसेक्सुअल इज यूनिपेरेंटल व्हाइल बाइसेक्सुअल इज मेजरली क्या, बाइपेरेंटल।
दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ रही है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा किसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये ज्यादातर किसमें मिलता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें मिलता है, हायर ऑर्गेनिज्म में। इतना सा सिंपल सी चीज याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा क्योंकि ये पूरा आपका चैप्टर है 12th क्लास में, रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, क्या रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग? मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता चुका था, नहीं, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन इज असेंशियल बट इट इज नॉट असेंशियल दैट रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया क्या? रिप्रोडक्शन जरूरी है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया क्या, म्यूल और हिन्नी। याद रखना बेटा, म्यूल और हिन्नी में क्या डिफरेंस है। म्यूल कब बनता है, किसके फ्यूजन से, फ्रॉम द मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स के कॉम्बिनेशन से जो ऑर्गेनिज्म बनता है दैट इज कॉल्ड म्यूल। वाइल अगर मैं सेक्स चेंज कर दूं, क्या, मेल, अब मैं क्या ले लूं, हॉर्स, और फीमेल क्या ले लूं मैं यहां पर, डोंकी, तो उससे जो बनेगा दैट इज हिन्नी। याद रखिएगा, ठीक है। दोनों ही आपके कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इट मींस ये दोनों लिविंग हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये फोर्थ फीचर था किस चीज का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा था, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके। सो अब हम यहां पर लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं विच इज शोन बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस, समझिए कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या होता है। देखिएगा, कॉन्शियसनेस मीन्स अगर मैं एक लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, अब वो चेंज या तो सडन हो सकता है, एकदम से हो सकता है, या धीरे धीरे हो रहा है। मैंने बोला मेरी बॉडी के बाहर सडनली एक चेंज हुआ या धीरे धीरे कोई चेंज हुआ, और उस चेंज को, वो जो चेंज जो हुआ था मेरी बॉडी के बाहर, उसको मैंने परसीव किया, मेरी बॉडी ने उसको रिसीव किया या परसीव किया, और उसके रिस्पेक्ट में मेरी बॉडी के अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस। ठीक है, मेरी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही थी उनमें या तो क्या आ रहे हैं, चेंजेस, जिनको मेरी बॉडी शो कर रही है। समझ रहे हैं, जिनको मेरी बॉडी शो कर रही है, यानी मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उन एक्सटर्नल चेंजेस के रिस्पेक्ट में। सच फिनोमेना इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो सीधे सीधे शब्दों में बोलें क्या, सीधे सीधे वर्ड्स में बोलें क्या, कि आउटसाइड द बॉडी if a change takes place and a living system respond to that change, then such responsiveness is called consciousness। मीनिंग समझ में आ गया? अब बात आ रही है, यहां पर दो वर्ड थे क्या, एक तो है सेंस और एक है रिस्पॉन्ड। यानी जो भी बाहर से चेंज को या उस स्टिमुलस को रिसीव करा दैट इज कॉल्ड सेंस, और उसके बदले में बॉडी ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। अब यहां पर दो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं कि ये जो रिस्पॉन्डनेस जो है, क्या ये हमेशा हमेशा दिखेगी या नहीं दिखेगी? क्या बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड हमेशा करेगी या नहीं करेगी? यानी मैंने अगर रिस्पॉन्ड किया तो सामने वाले को दिखेगा या नहीं दिखेगा? जैसे जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरी स्किन के ऊपर कुछ एक हॉट एक चीज मैंने लगाई, किसी ने लगाई सपोज, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। क्या करेगी, मैं अपना हाथ हटाऊंगा, ठीक है, सामने वाले को दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। दूसरा केस, अगर कोई व्यक्ति कॉमा में है, अगर कोई व्यक्ति कॉमा में है तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा? मैं बोलूंगा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या मैं उसे लिविंग बोलूंगा या नॉन लिविंग बोलूंगा? देखिए, मैं बोलूंगा उसको लिविंग, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं कि कॉन्शियसनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक, इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, कॉन्शियसनेस को मैंने क्या बोला है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, तो याद रखना लिविंग के अंदर ये वाला टर्म तो हमेशा अप्लाई होगी, लेकिन रिस्पॉन्डनेस वाली हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। यानी एक लिविंग रिस्पॉन्ड कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। जैसे एक सिंपल सी बात मैंने बोली, एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ का एक स्टेम है, बहुत बड़ा है, ठीक है,
मैंने उस पे पत्थर मारा, क्या वो वहां से भाग जाएगा? सोचिए, क्या वो वहां से भाग जाएगा? नहीं, उसके अंदर रिस्पॉन्डनेस का लेवल जो था वो बहुत कम था, लेकिन जब मैं पत्थर मारूंगा तो उसकी सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं क्या आएगा? चेंज तो आएगा, यानी कहीं ना कहीं वो स्टिमुलस को परसीव तो करेगा, सेंसेस तो लेगा, लेकिन हो सकता है कि वो रिस्पॉन्ड करे या ना करे। यानी रिस्पॉन्डनेस की लिमिट में अगर पूछूं तो बहुत हाई भी हो सकती है और बहुत लो भी हो सकती है। हाई इन द केसेस ऑफ एनिमल्स एंड लो इन द केसेस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या एक कॉमा में एक अगर व्यक्ति अगर कॉमा में है तो क्या मैं उसको लिविंग बोलूंगा या नॉन लिविंग? मैं उसको लिविंग बोलूंगा, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, लेकिन उसका हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, या बाकी सारे के सारे ऑर्गन्स उसके प्रॉपरली काम कर रहे हैं। उन ऑर्गन्स के अंदर सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, सिर्फ ब्रेन काम नहीं कर रहा। तो इस बेसिस में मैं उसको नॉन लिविंग नहीं बोलूंगा। उस व्यक्ति के अंदर अभी भी क्या है? लाइफ है, तो उसे नॉन लिविंग नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? लिविंग। बस उसके अंदर रिस्पॉन्डनेस जो थी वो क्या हो गई है? खत्म, लेकिन अभी भी वो किसको रिसीव कर सकता है? सेंसेस को रिसीव कर सकता है। सो याद रखना, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक अमीबा हो, चाहे वो एक एलिफेंट हो, छोटे से छोटा प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक क्या शो करते हैं? आपके कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो अभी तक हम लोग बात कर चुके थे इस चैप्टर में द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने बात करी देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें 3 ऐसे कैरेक्टर थे जो डिफाइनिंग कैरेक्टर थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट टॉपिक जो अभी इस चैप्टर में आ रहा है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नाम से पता लग रहा है, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारा, एक ही जगह पर बहुत सारी चीजों का मिलना क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी। तो जरा सोचिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? इस अर्थ पर बहुत टाइप्स के, बहुत अलग अलग टाइप्स के क्या मिल रहे हैं? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, क्रिएटिंग बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सा मीनिंग था। अब कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अब तक खोजे जा चुके हैं? तो याद रखना, एस्टिमेटेडली साइंटिफिकली अराउंड 1.7 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो उनको हमने डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, जिनको हमने नाम भी दिया है और उनको हमने क्लासिफाई भी किया है। ठीक है, अब बात यहां पर आ रही है कि आए दिन रोज रोज नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो रहे हैं। तो जब वो डिस्कवर्ड होते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानते हैं? उनको कहाँ क्लासिफाई करते हैं? किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? तो इन सारी चीजों से डील करने के लिए साइंस की एक ब्रांच यहां पर आती है, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो अब हम यहां पर एक साइंस की एक ब्रांच पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो बनता है दैट इज हु गेव दिस टर्म टेक्सोनॉमी। तो साइंटिस्ट का नाम मत भूलना, क्या? APD कैंडोले। तो कैंडोले was the scientist who gave the term taxonomy. ठीक है, now what is taxonomy? टेक्सोनॉमी क्या है? तो ध्यान से सुनना, टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम 3 मेन पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। क्या क्या? फर्स्ट, अब देखिए ऑर्डर मत भूलना, क्योंकि एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डर वाइज कि टेक्सोनॉमी में किस ऑर्डर में चीजों को हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? जस्ट सिंपली एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आज एक ऑर्गेनिज्म मैंने डिस्कवर्ड किया। ठीक है, मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैंने एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड किया है, ये डिस्कवर्ड हुआ है मेरे से। ठीक है, अब मैं उस ऑर्गेनिज्म का क्या करूंगा? सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखूंगा। ठीक है, और देखकर मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ये जज करूंगा या ये पता लगाऊंगा कि ये ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है। ठीक है, क्या वो एक फंजाई से रिलेटेड है या फंगस जैसा है? क्या वो एक बैक्टीरिया जैसा है? क्या वो एक प्रोटिस्ट के जैसा है? क्या वो एक एल्गी है? क्या वो एक प्लांट है? क्या वो एक एनिमल है?
यानी इन सारी चीजों से कंपेयर करके मैं ये जजमेंट लूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा उस ऑर्गेनिज्म को कि किस ग्रुप से रिलेटेड है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, सपोज मैंने जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया था वो एक हेटेरोट्रॉफ था और उसके कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो एनिमल्स के जैसे थे। मुझे पता लग गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, एनिमल्स के जैसे। अब मैं क्या करूंगा, उसको नाम दूंगा, उसको नॉमेनक्लेट करूंगा। ठीक है, यानी अब मैं उसको जब नाम दूंगा तो ऐसे ही नाम दे दूंगा क्या, नहीं, कुछ साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, मैं उस ऑर्गेनिज्म को क्या करूंगा, नेमिंग करूंगा या नॉमेनक्लेट कर दूंगा। ठीक है, हो गया हमारा, दो फीचर हो गए। एंड द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लासिफिकेशन। अब मुझे पता लग गया कि वो जो ऑर्गेनिज्म मैंने डिस्कवर किया है वो क्या है, एक एनिमल है जिसको मैंने नाम दे दिया। अब मैं उसको क्या करूंगा, क्लासिफाई। अब आप कहेंगे किसमें क्लासिफाई करूंगा, तो देखिए हमने टोटल इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैटेगरीज वाइज क्या किया है, क्लासिफाई किया है। किसमें, कुछ कैटेगरीज में, जैसे किंगडम, किंगडम के अंदर कौन आते हैं, फाइलम, फाइलम के अंदर कौन आती है, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, देन स्पीशीज। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। सपोज जो मैंने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड किया, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनिमेलिया किंगडम के अंदर सपोज किसके जैसे हो सकते हैं, या तो पॉरीफेरा फाइलम के जैसे हो सकते हैं, या मैमेलिया के जैसे हो सकते हैं, या एव्स के जैसे हो सकते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज के जैसे होते हैं, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, किसी के भी हो सकते हैं। यानी अब मैं उस एनिमल को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ग्रुप करूंगा या नहीं करूंगा, उसको सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बेसिस पे क्या करूंगा, क्लासिफाई करूंगा, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो इन तीन फिनोमेना को स्टडी किया जाता है कौन सी ब्रांच में, इन द टेक्सोनॉमी। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा क्या बेटा जी, कि टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू दीज थ्री एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं क्या, कि ये जो टेक्सोनॉमी जो थी, ध्यान से सुनना, ये जो टेक्सोनॉमी थी, इस टेक्सोनॉमी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना वाज द थर्ड, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिएगा, टेक्सोनॉमी इज ऑफ टू टाइप। टेक्सोनॉमी जो है वो दो तरह की है। वन इज कॉल्ड क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड वन इज कॉल्ड, अदर इज कॉल्ड मॉडर्न टेक्सोनॉमी। एक है क्लासिकल टेक्सोनॉमी और एक है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिए बेटा जी, टेक्सोनॉमी में कहीं ना कहीं हमारा जो थर्ड पॉइंट जो था दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जरा सोचिए, क्लासिफिकेशन अगर मैं करूंगा तो किसी ना किसी आधार पर, किसी ना किसी बेसिस पे करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल टेक्सोनॉमी यानी पुरानी टेक्सोनॉमी में जो बेस लिया जाता था, बेसिस लिए जाते थे क्लासिफिकेशन करने के, वो केवल और केवल क्या होते थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यानी केवल और केवल एक्सटर्नल स्टडी करके मैं क्या कर रहा था, क्लासिफाई कर रहा था। ऐसी टेक्सोनॉमी को मैंने क्या बोला, क्लासिकल टेक्सोनॉमी। यानी बाहर के, किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर के फीचर देख लिए और देखने के बाद उसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। दैट टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड क्लासिकल। ठीक है, जो कुछ हद तक सही नहीं थी। उसके बाद कौन आई, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी में जब हम क्लासिफिकेशन करते थे तो हम कई सारे बेसिस पर क्या किया करते थे, क्लासिफिकेशन। जैसे हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो देखते थे, उसके साथ हम एनाटॉमिकल भी देखते थे, उसके साथ हम बायोकेमिस्ट्री भी देखते थे, उसके साथ हम जेनेटिक्स भी देखते थे। ठीक है, तो कई सारे बेसिस पर हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे। दैट टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी दो तरह की थी, क्लासिकल और एक मॉडर्न। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कौन सा कवर्ड हुआ है, टेक्सोनॉमी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या, सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, आइए देखते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, सिस्टमैटिक्स की। इसको पढ़ने से पहले फर्स्ट थिंग इज, सिस्टमैटिक टर्म किसने दी थी, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, कैरोलस लिनियस। क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी किसने दी थी, एपीडी कांडोले ने, एंड सिस्टमैटिक्स किसने दी है, कैरोलस लिनियस। सिंपल सा था। अब देखते हैं व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। देखिएगा, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, कई साइंटिस्ट जो हैं वो सिस्टमैटिक्स
क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी को इंटरचेंजेबली यूज में लेते हैं, यानी कोई डिफरेंस नहीं समझते। लेकिन ध्यान से सुनना, सिस्टमैटिक्स थोड़ा सा अलग है। किससे? टेक्सोनॉमी से। किसने बताया? सिम्पसन ने। वैसे तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपने क्या याद रखना है कि सिस्टमैटिक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किससे? टेक्सोनॉमी से। क्या कि सिस्टमैटिक्स में दो चीजों की स्टडी की जा रही है, एक तो खुद इटसेल्फ किसकी? टेक्सोनॉमी की, और एक एक्स्ट्रा, ध्यान से सुनना, एक एक्स्ट्रा चीज को हमने इंक्लूड किया, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी ध्यान से सुने, क्या था सिस्टमैटिक्स? सपोज एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुआ। क्या हुआ? एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुआ। तो हम सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तीन चीजें तो यहां पर करेंगे। क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर उसका क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर। फिर क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जब क्लासिफिकेशन करेंगे, सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे करेंगे, लेकिन क्लासिफाई करते समय हमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुआ जिसको हमने बोला क्या? मंकी, ठीक है। उसके अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या दिखाई दे रहे थे? उसमें वर्टिब्रल कॉलम भी थी, पीछे रीढ़ की हड्डी थी, उसमें मैमरी ग्लैंड्स भी थी, और बॉडी पर, स्किन पर क्या मिल रहे हैं? हेयर्स, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने इस ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया, किससे? दो ऑर्गेनिज्म से, एक ह्यूमन से और एक फ्रॉग से, कि इन दोनों में से किसके साथ ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, किसके साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ज्यादा दिखाई दे रहा है, किसके साथ एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप ज्यादा क्लोज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखने की कोशिश की। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि फ्रॉग और ह्यूमन दोनों में वर्टिब्रल कॉलम, पहला फीचर दोनों में मिल रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं मंकी ह्यूमन से और फ्रॉग से क्या दिखा रहे हैं? क्लोज सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी मंकीज के, ह्यूमंस के और फ्रॉग के एंसेस्टर कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे। चलिए जी, ठीक है। जैसे ही हमने सेकंड फीचर देखा, क्या? मैमरी ग्लैंड, हमें पता लगा कि भैया फ्रॉग में तो मिल ही नहीं रही, लेकिन ह्यूमन में मिल रही है। इससे क्या पता लगा? क्या कि मंकीज शो मोर सिमिलैरिटी टू ह्यूमंस रादर देन फ्रॉग्स, ठीक है। इससे ह्यूमंस और मंकीज के इवोल्यूशनरी स्टडी जब हम करते हैं तो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप क्लोज किससे ज्यादा दिखाई देगा? मंकी का। किससे? ह्यूमन से। नेक्स्ट थर्ड फीचर हमने देखा हेयर्स ऑन स्किन। जैसे ही हमने ये देखा तो यहां पर अगेन नहीं मिल रहा था, यहां पर मिल रहा है। इससे हमें क्या पता लगा कि ज्यादा से ज्यादा सिमिलैरिटी मंकी की किससे मिल रही है? ह्यूमन से मिल रही है। इस बेसिस पे मंकी को हम किसके साथ कैटेगराइज्ड करेंगे? फ्रॉग के साथ कि ह्यूमंस के साथ? ह्यूमंस के साथ। यहां पर हमने कौन से फैक्टर को यहां पर देखा है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हमने यहां पर कंसीडर किया था। So this is the difference between taxonomy and systematics. Taxonomy में evolutionary study नहीं करते हैं, systematics में हम taxonomy के साथ साथ classification के दौरान evolutionary relationship को भी देखते हैं। समझ में आ गया? So this is systematics, ठीक है। अब देखिएगा, हमने बात करी थी कि टेक्सोनॉमी जो थी इसकी दो टाइप्स थे। वन इज कॉल्ड ओल्ड टेक्सोनॉमी एंड वन इज कॉल्ड मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ओल्ड टेक्सोनॉमी में हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे, कौन से? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में जब हम क्लासिफाई कर रहे थे तो कई सारे फैक्टर्स को यूज में लेकर क्या कर रहे थे? क्लासिफाई कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर सिस्टमैटिक्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज ओल्ड या क्लासिकल सिस्टमैटिक्स एंड वन इज कॉल्ड नियो सिस्टमैटिक्स। बेटा जी याद रखना, नियो सिस्टमैटिक्स से पहले क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, तो याद रखिएगा। दिस नियो सिस्टमैटिक टर्म वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले। तो यहां पर दो साइंटिस्ट आ रहे हैं। क्या? सिस्टमैटिक टर्म किसने दी? कैरोलस लीनियस ने, जबकि नियो सिस्टमैटिक्स किसने दी है? जूलियन हक्सले ने। अब देखिएगा क्या डिफरेंस दोनों में। ओल्ड सिस्टमैटिक्स बिल्कुल डिट्टो किसके जैसा? टेक्सोनॉमी के जैसा। क्या? ओल्ड सिस्टमैटिक्स में हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन नॉमेनक्लेचर करेंगे, देन क्लासिफिकेशन करेंगे। अब क्लासिफिकेशन याद करिए, टेक्सोनॉमी में, ओल्ड टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन केवल किस बेसिस पे करते थे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यहां पर भी हम क्लासिफिकेशन किस पे करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। लेकिन एक और चीज को इंक्लूड करेंगे, क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्योंकि हम यहां पर
टेक्सोनॉमी की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टमैटिक्स, जिसमें टेक्सोनॉमी के साथ साथ किसको यूज में लिया जाएगा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। समझ में आ गया? नेक्स्ट नियो सिस्टमैटिक्स, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यहां पर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, और जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज में लेकर क्लासिफिकेशन करेंगे, प्लस क्या यूज में लेंगे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो ये हमने बात करी है किसकी? सिस्टमैटिक्स की। ये हमारा खत्म हुआ है क्या? सिस्टमैटिक्स। इससे पहले हमने किसकी बात करी थी? टेक्सोनॉमी। अब हम बात करेंगे क्या? दोनों का कॉमन पार्ट था क्या? नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी? नॉमेनक्लेचर। देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? नॉमेनक्लेचर की। बहुत सिंपल सा मीनिंग है। नॉमेनक्लेचर मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या देना? नाम देना। क्यों देना नाम? ताकि बाद में वो आसानी से क्या हो सके? आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, अब बात आ रही है कि जब हम नॉमेनक्लेट करते हैं, नाम जब दे रहे थे, तो गड़बड़ी क्या हो गई कि हर ऑर्गेनिज्म को उसके लोकल जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम दे दिए, लोकल जगह पर अलग अलग नाम दिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं क्या, कि जो आपका ओनियन है, उस ओनियन को हम यहां पर प्याज बोल रहे हैं, लेकिन जब हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पर उसको क्या बोल रहे हैं? कांधा। यानी कांधा उसका क्या हो गया? लोकल नेम हो गया। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो ऐसे लोकल नेम्स की वजह से गड़बड़ी आ रही थी, तो ऐसे लोकल नेम्स को हम क्या बोलते हैं? वर्नेक्युलर नेम। तो वर्नेक्युलर नेम्स की वजह से क्या रही थी? गड़बड़ी। इसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नेम दे देना चाहिए जो यूनिवर्सली अप्लाइड हो। ठीक है, सच नेम is called scientific name। ऐसे नेम को हमने क्या नाम दिया? साइंटिफिक नेम, जो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में हर जगह अप्लाइड होगा। ठीक है, लाइक एलियम सीपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओनियम which is applied in Maharashtra, in Rajasthan, in Uttarakhand, in world, in Australia, everywhere onion is known scientifically as Allium cepa। समझ में आ गया? तो हमने ऑर्गेनिज्म को क्या दे दिया है? साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब ये साइंटिफिक नेम देने के लिए कई सारे सिस्टम आगे आए थे। तो सबसे पहला सिस्टम जो नॉमेनक्लेचर किया था ऑर्गेनिज्म का, दैट इज पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा था? पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या हो रहा था? हम एक ऑर्गेनिज्म को जब साइंटिफिक नेम दे रहे थे तो बहुत सारे वर्ड से मिलकर वो साइंटिफिक नेम बन रहा था। जैसे कैरियोफाइलम एक प्लांट है जिसको साइंटिफिक नेम मिला क्या? कैरियोफाइलम सेक्सेलिटिस फोलिस ग्रेमिनियम। ठीक है, अम्ब्रिकेट एक और नेम है। यानी कुल मिला के इतना बड़ा नाम सिर्फ किसका था? एक प्लांट का। किसका? कैरियोफाइलम का। तो इतने बड़े नाम की वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स पैदा हो रहे थे। इसको दूर करने के लिए द बेस्ट सिस्टम जो टिल डेट आज तक अप्लाइड हो रहा है, दैट सिस्टम जो बाद में, ये देखिए ये कब आया था? 1750 में आया था। ठीक है, जो बेस्ट सिस्टम है जिसको हम आज तक मानते हैं, दैट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान से सुनना, कौन? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, सॉरी बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कब आया था? 1753 में आया था, जिसको टिल डेट हम मानते हैं। ठीक है, अब बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नाम में ही आ रहा है क्या? बाई एंड नॉमियल। बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेम। यानी एक ऐसा नॉमेनक्लेचर का सिस्टम जिसमें जो साइंटिफिक नेम जो होगा, दैट इज मेड अप ऑफ टू नेम। ठीक है, कितने नेम से बना होगा? दो। द स्टार्टिंग नेम इज कॉल्ड जीनस नेम and second name is called species epithet या species name। ठीक है, याद रखना, जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम। ठीक है, अब ये जो सिस्टम जो नॉमेनक्लेचर का जो था, दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। नाम आपने सुन ही लिया था।
फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस। टेक्सोनॉमी टर्म किसने दी? कैरोलस लीनियस। नोमेनक्लेचर किसने दिया जिसको हम आज तक मानते हैं वैलिड है? कौन? कैरोलस लीनियस। कौन सा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब उन्होंने, ध्यान से सुनना, कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कवर्ड नहीं किया था, उसको वाइड फॉर्म में, इलैबोरेटेड फॉर्म में दुनिया को बताया था। कौन से? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पहले ही आ चुका था। साइंटिस्ट का नाम था बोहेम, जिन्होंने अपनी बुक पाइनेक्स में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया था। इतना डिटेल में वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोहेम्स वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने पाइनेक्स बुक में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया, बट वाइड फॉर्म में, वास्ट फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किया। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को वास्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किसने किया था? आपके कैरोलस लीनियस ने। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, आपने सीधा सीधा याद रखना है कौन? कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो उन्होंने, बेटा जी याद रखना, 1753 में एक बुक पब्लिश करी थी, नाम बिल्कुल मत भूलना, क्या? स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है, अब नाम में क्या रहा है? प्लांटेरम में प्लांट आ रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं प्लांट से रिलेटेड है। तो याद रखना, उन्होंने ये जो बुक जो 1753 में पब्लिश करी थी, इस बुक के अंदर उन्होंने 5900 प्लांट्स को क्या किया था? नोमेनक्लेट किया था। इट मींस 1753 से पहले जितने भी प्लांट के नेम थे, साइंटिफिक नेम, वो आज की डेट में वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नोमेनक्लेचर का सिस्टम सबसे पहले कब आया था? 1753 में। तो 1753 के बाद जितने भी प्लांट्स के साइंटिफिक नेम हैं वो टिल डेट क्या है? वैलिड है। सिमिलरली उन्होंने 1758 में एक और बुक पब्लिश करी, दैट इज सिस्टेमा नेचुराe। इस बुक के अंदर उन्होंने एनिमल्स को नोमेनक्लेट किया। कितने? 4326 एनिमल्स को उन्होंने क्या किया? नोमेनक्लेट। इट मींस 1758 से पहले जितने भी एनिमल के साइंटिफिक नेम थे वो वैलिड नहीं है। 1758 के बाद टिल डेट जितने भी साइंटिफिक नेम है एनिमल्स के, वो आज तक क्या है? वैलिड है। क्या स्टेटमेंट समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमने बात करी क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, मीनिंग क्या था कि एक ऐसा नोमेनक्लेचर जिसमें एक साइंटिफिक नेम दो नेम से बना होगा, जीनस नेम, स्पीशीज नेम। अब देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं क्या? मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा क्या है? जीनस नेम है, इंडिका क्या है? स्पीशीज नेम है। आप जानते हैं किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का। फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस जीनस नेम, स्पीशीज नेम बेंगलेंसिस। फाइकस बेंगलेंसिस किसका साइंटिफिक नेम है? बच्चे भूलना मत, किसका? बैनियन ट्री का। एंड बैनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। भूलना मत, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज कौन? फाइकस बेंगलेंसिस, यानी बैनियन ट्री। लास्ट होमो सेपियंस, हमारा भैया साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। होमो इज जीनस नेम, सेपियंस इज स्पीशीज नेम। ठीक है, सो दिस इज जस्ट सिंपली द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे कि जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नोमेनक्लेट करेंगे किसको? प्लांट्स, एनिमल, जिसको भी हम नोमेनक्लेट करेंगे तो किसी ना किसी रूल्स के बिहाफ पर करेंगे। वो रूल्स क्या है? रूल्स पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पर ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में देखेंगे जो रूल्स बनाती हैं क्या करने के लिए? नोमेनक्लेट करने के लिए। अब कौन सी एजेंसीज हैं देखिएगा। सबसे पहले ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी एक ऐसी एजेंसी जो रूल्स बनाएगी किसको नोमेनक्लेट करने के लिए? प्लांट्स को। सिमिलरली ICZN, द एजेंसी व्हिच डिसाइड द रूल्स टू नोमेनक्लेट एनिमल्स। ICVN, एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी व्हिच डिसाइड टू नोमेनक्लेट द वायरस। सिमिलरली ICNB, अब आप कहेंगे बैक्टीरिया को नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। अगर होता तो ये दोनों सेम हो जाते ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तो दोनों सेम हो जाते। तो थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए हमने क्या किया? इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया अलग करने के लिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए कौन सी एजेंसी है? ICNB। सिमिलरली एक ऐसी एजेंसी जो उन प्लांट्स को नोमेनक्लेट करेगी जिन्हें हम क्या करते हैं? कल्टीवेट, दैट इज
International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ICNCP. So these are the agencies which decide the rules to nomenclate a specific organism. ठीक है, ये हमने एजेंसीज देख लिया. अब फाइनली हम क्या देखने वाले हैं, रूल्स टू नॉमेनक्लेचर. हम देख रहे हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. देखिएगा, बहुत बेसिक से 4 मेन रूल हैं किस चीज के, नॉमेनक्लेचर के. क्या, सबसे पहला कि बेटा जी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कह क्या रहा है, एक साइंटिफिक नेम कितने नेम से बना होगा, 2. फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीशीज. खत्म, फर्स्ट रूल. ठीक है. सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा है. क्या कि जो भी साइंटिफिक नेम होएगा उसमें जो जीनस नेम होएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होएगा और स्पीशीज नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होएगा. दिख रहा है आपको, मैंगीफेरा जीनस नेम में M कैपिटल है, इंडिका में I स्मॉल है. ठीक है, 2 रूल्स. थर्ड, अब जो भी साइंटिस्ट जिस भी ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेट करेगा उस साइंटिस्ट का नाम भी आएगा किसमें, आपके साइंटिफिक नेम में, आफ्टर किसके, स्पीशीज नेम के बाद. लेकिन पूरा नहीं आएगा, शॉर्ट फॉर्म में आएगा, एब्रीवेटेड फॉर्म में आएगा. जैसे कैरलस लीनियस ने साइंटिफिक नेम दिया था क्या, किसको, मैंगो को, क्या, मैंगीफेरा इंडिका. तो मैंगीफेरा इंडिका स्मॉल एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या आ रहा है, LINN यानी लीनियस. ठीक है. लास्ट, अगर साइंटिफिक नेम को अगर हम हाथ से लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा, इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा, इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कंप्यूटर से, टाइपराइटर से, जिससे भी प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें वहां पे फॉन्ट जो लेना होगा, कैसा लेना होगा, इटैलिक्स रखना होगा. कैसा, टेढ़े अक्षर रखने होंगे, इटैलिक्स फॉर्म में रखना होगा. तो याद रखना, व्हेन क्या आप हाथ से लिखेंगे तो कैसा होएगा, अंडरलाइंड होएगा. ठीक है, बट व्हेन प्रिंटेड इट शुड बी इन इटैलिक्स. सो दीज आर द बेसिक 4 रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. तो बच्चों यहां तक हमने जो बात करी है वो हम बात कर रहे थे क्या, टेक्सोनॉमी का. हम 3 पॉइंट्स थे जिसमें से हम 1 पढ़ चुके हैं पूरा, क्या, नॉमेनक्लेचर. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन की. ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन की. तो यहां तक इसको ब्रीफली ढंग से पढ़िएगा. बहुत सिंपल सा चैप्टर है. कौन सा, लिविंग वर्ल्ड का. नीट में बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं. याद रखिएगा, इसको ढंग से पढ़िएगा. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टिल देन सी.